तक हम लोगों ने सदिशों के जोड़ने के बारे में सीखा, फिर सदिशों का घटाना सीखा। अब आज हम सदिशों के वियोजन यानी किसी भी सदिश को वियोजित कैसे करते हैं, उसको अलग अलग कैसे करते हैं, उसके घटकों के रूप में यह सीखेंगे। तो आपने देखा कि यदि सदिश दिए गए हों, दो सदिश दिए गए हों या दो से अधिक सदिश दिए गए हों, 3 हो 4 हो, तो उनको हम जोड़ सकते हैं। उनको हम आसानी से त्रिभुज विधि द्वारा, या दो से अधिक है तो बहुभुज विधि के द्वारा, या फिर गणितीय विधि से उसका परिणामी हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम सदिश का वियोजन देख रहे हैं, लिखा गया है। वियोजित करना माने उसको उसके अवयवों में अलग करना, यानी जिन सदिशों से कोई भी सदिश बना है उसको हम क्या कहें, अलग अलग प्रदर्शित कर दें, उसके घटक के रूप में उसे कर दें, तो वही क्या कहलाएगा, सदिश का वियोजन। तो हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक सदिशों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया सदिश का वियोजन कहलाती है। किसी सदिश का संयुक्त प्रभाव वही होता है जो उसके अलग अलग घटकों का प्रभाव होता है। तो हम अगर कहें कि कोई भी सदिश एक वेक्टर r है, परिणामी वेक्टर r बराबर लिखा गया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b के रूप में। आप जोड़ते भी हैं, यदि दो सदिश a और b दिए गए हैं तो उसका परिणामी आप किससे थे, r बराबर a प्लस b के। अब ये आपका परिणामी वेक्टर है r। अगर r को कहा जाए इसे वियोजित करिए तो r के दो घटक आप देख रहे हैं, एक a है और दूसरा b है। इन दोनों को जोड़ने के पश्चात हमको एक नया वेक्टर मिला है, नया सदिश मिला है r। और अगर यह कह दिया जाए कि r को वियोजित करिए तो r को जब आप वियोजित करेंगे तो इसका एक घटक क्या है, वेक्टर a है, और दूसरा घटक क्या है, वेक्टर b। इन दोनों का संयोग ही क्या है, वेक्टर r। तो इसके जोड़ने की जो विपरीत प्रक्रिया है वही क्या है, वेक्टर का वियोजन कहलाती है। तो किन्हीं दो सदिशों के जोड़ने की या दो से अधिक सदिशों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया सदिश वियोजन कहलाती है। किसी भी सदिश के यदि वियोजित करने पर उसके दो लंबवत घटक प्राप्त होते हैं तो इन लंबवत घटकों को हम कहते हैं आयताकार घटक। या किसी सदिश को यदि वियोजित करने पर उसके दो लंबवत घटक हमें मिले तो हम उसे कहेंगे उस सदिश का आयताकार घटक। यदि हम मान लें कि मान लिया कोई दिया गया सदिश वेक्टर a है, मान लिया कोई दिया गया सदिश वेक्टर a, इस सदिश वेक्टर a को हमें घटकों के रूप में वियोजित करना है। तो इसे इसके घटकों के रूप में वियोजित करने के लिए ये ग्राफ मेथड से दिया गया है वेक्टर a, तो ये इसका कहलाएगा क्या, प्रारंभिक बिंदु, जिसको आप तेल के नाम से जानते हैं। और ये इसका कहलाता है हेड या शीर्ष, बड़ा तो जो है इसका। तो हम इसे वियोजित करने के लिए सर्वप्रथम इसके प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु मान लेते हैं। मूल बिंदु मानने के पश्चात हम दो लंबवत अक्षों OX तथा OY खींच लेते हैं। तो मान लिया यह आपका मूल बिंदु O। अब इसे मूल बिंदु मान करके दो लंबवत अक्ष, एक X अक्ष खींच लेते हैं और दूसरा आपका Y अक्ष हो जाता है। दिए गए सदिश को वियोजित करने के लिए हम प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु मान करके दो अक्ष, एक X अक्ष और दूसरा Y अक्ष खींच लेते हैं। अब दिए गए सदिश के शीर्ष से इन अक्षों पर लंब क्रमशः px तथा py डाल देते हैं।
सदिश के शीर्ष से या इसके हेड से इन दोनों अक्षों पर दो लंब px तथा py डालेंगे। एक घटक आपको मिला यहाँ से, मान लिया OX की दिशा में इसका घटक है क्या AX, और OI की दिशा में इसका एक घटक है AY। अब बच्चों हम यहाँ से देखें कि सदिश वेक्टर A दिया गया, हमारा सदिश वेक्टर A है, यह दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है। एक AX घटक इसका और दूसरा घटक है AY। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर A किन दो घटकों का है ये, A बराबर वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY। इन दोनों सदिशों का योग जो है वह वेक्टर A के बराबर है। जब यह A है, ये वेक्टर है, जब ये AY है, यह भी भुजा क्या होगी AY के बराबर, समान सदिश, इसको स्थानांतरित किया गया है। तो यहाँ से देख रहे हैं AX AY, इसका परिणामी क्या है, जो हम लोग R से दर्शाते थे वही क्या है A से दर्शाएंगे। तो A बराबर क्या होगा AX प्लस AY। यदि हम कहें कि AX तथा AY के परिमाण, यदि वेक्टर A के घटक वेक्टर AX तथा AY के परिमाण क्रमशः AX तथा AY इसका परिमाण दिया गया है कि AX का परिमाण जो है AX है और वेक्टर AY का परिमाण AY। तब हम इसको लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर A इज इक्वल टू, इसके परिमाण के पदों में जब आप लिखेंगे तो आप पढ़े थे लंब कोणीय एकांक सदिश। x अक्ष के साथ आप एकांक सदिश को I कैप से और y अक्ष के अनुदिश जो है एकांक सदिश को j कैप से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी सदिश का परिमाण दिया गया है AX और AY, तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हम इसके परिमाण के साथ जब लिखेंगे यह लिखा जाएगा AX I कैप, AX सदिश का परिमाण है और I कैप क्या दर्शा रहा है, I कैप यह दर्शा रहा है कि AX सदिश जो हमारा है यह x अक्ष की दिशा में है, प्लस AY j कैप, यानी AY वेक्टर का जो है लंबोत घटक है और इसकी दिशा क्या है y अक्ष के अनुदिश। तो इस तरह से वेक्टर A को दो घटकों में वियोजित कर दिया तो वेक्टर A का मान मिला AX I कैप प्लस AY j कैप। इसी प्रकार यदि कोई सदिश तीनों अक्षों में स्थित है, माने x अक्ष में भी है, y अक्ष में भी है और z अक्ष में स्थित है, तो आप लिखे थे z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को k कैप से दर्शाते हैं। तब वेक्टर A का जब आप वियोजन करेंगे तो उसके लिए जो है आपको मिलेगा वेक्टर A बराबर AX I कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी सदिश तीनों अक्षों में स्थित है तो उसके लिए वेक्टर A बराबर आपको मिलेगा AX I कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप, जहाँ AX AY तथा AZ x y तथा z अक्षों के अनुदिश वेक्टर A के परिमाण होते हैं। अब बच्चों यदि हम कह दें कि दिया गया वेक्टर A यदि x अक्ष के साथ थीटा कोण बना, दिया गया हमारा ये जो सदिश वेक्टर A है जिसका हम वियोजन कर रहे हैं, यह x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहे हैं।
यदि वेक्टर ए x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं ax की वैल्यू, ax का मान क्या हो जाएगा, ये कोण थीटा है, ये आपका जो है लंब भुजा होगी, ये आधार भुजा होगी, ax बराबर लिखा जा सकता है क्या, ax बराबर a cos थीटा। इसी प्रकार से ay का मान निकाल लेंगे, ay बराबर a sin थीटा। अब इन दोनों को इसे लिख लेते हैं समीकरण a और इसे लिख लेते हैं 2। दोनों समीकरणों हम वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे कि वर्ग करके जोड़ने, वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा क्या, ax स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे ay स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से वर्ग करेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से देख रहे हैं a इसमें कॉमन है दोनों में, तो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू, a स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और अब आप जानते हैं क्या, त्रिकोणमिति में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर, तो मिलेगा क्या, a स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो वेक्टर a बराबर क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो यहाँ से a बराबर लिखा जा सकता है क्या, a इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay। तो बच्चों यहाँ से आपको मिला वेक्टर a का परिमाण। यदि किसी दिए गए सदिश का परिमाण हमें ज्ञात करना है, तो दिए गए सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए a बराबर लिखते हैं क्या, अंडर रूट ax स्क्वायर माने उसका x अक्ष के साथ घटक प्लस ay स्क्वायर माने उसका y अक्ष के साथ घटक का वर्ग करके हम जोड़ करके वर्गमूल निकाल लें, तो वही क्या होगा, दिए गए सदिश a का परिमाण। तो इस तरह से किसी भी सदिश का परिमाण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बच्चों देख रहे हैं x अक्ष और y अक्ष दो ही अक्षों के साथ है। अगर हम कहें कि कोई भी सदिश, ये जो दिया गया सदिश a है, यह तीनों अक्षों में स्थित हो, x y z तीनों अक्षों में स्थित हो, तो यदि सदिश a तीनों अक्षों में है, तीनों अक्षों का मतलब बच्चों कि यह स्पेस में है, ये तो 2 डायमेंशन है हमारा, इसी तल में है, एक्स वाई का भी हमने मान लिया है। तो यह जो अगर सदिश तीनों अक्षों में स्थित है, तब इसके लिए परिमाण का मान आप लिखते हैं क्या, a इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर माने x अक्ष के साथ जो घटक दिया गया x अक्ष का घटक प्लस ay स्क्वायर माने y अक्ष के साथ घटक का वर्ग प्लस a z स्क्वायर माने z अक्ष के साथ जो घटक दिया गया उसका वर्ग करके जोड़ देंगे और फिर वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यही क्या होगा, दिए गए सदिश a का परिमाण आ जाता है। तो इस तरह से किसी भी सदिश का वियोजन कर सकते हैं और उसके परिमाण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि
दिए गए सदिश के बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर ये कोण दे दिया जाए थीटा है, इसके दो घटक, एक ax है दूसरा ay है, तो यहाँ से थीटा का मान निकाला जा सकता है। आप लिखे थे समीकरण यहाँ से 1 और 2। समीकरण 1 ay बराबर a sin थीटा, सॉरी समीकरण 1 ax बराबर a cos थीटा और 2 लिखा गया ay बराबर a sin थीटा। अब हम यहाँ से थीटा का मान अगर निकालना चाहें तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दीजिए, तो इसको लिखा जा सकता है क्या? a sin थीटा अपान a cos थीटा बराबर ay बाई ax। अब यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, तो जिसका परिमाण है दोनों, बचे क्या? साइन थीटा अपान cos थीटा, और इसकी वैल्यू होती है क्या? tan इज इक्वल टू ay बाई ax। tan थीटा स्पर्शज्या को बताता है कि दोनों की स्पर्शज्याओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर क्या? ay बाई x, या थीटा बराबर आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay बाई ax। इस तरह से जो है हम किसी भी दिए गए सदिश के बीच का कोण जो है ज्ञात कर सकते हैं, वह किस कोण पर स्थित है। तो ये बच्चों आपके सदिश वियोजन से संबंधित चीजें थी कि जिसको आपने देखा कि किसी भी सदिश का परिमाण कैसे हम ज्ञात करेंगे और किसी सदिश को जो है उसके घटकों के रूप में कैसे वियोजित किया जाएगा, और फिर जो है उसके बीच का ये कोण कैसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये चीजें थी आपकी सदिश वियोजन के। तो बच्चों आइए इस पर आधारित एक हम आंकिक प्रश्न देखते हैं कि जैसा कि लिखा गया है कि यदि सदिश 0.6 i के प्लस 0.8 j के प्लस c k के एकांक सदिश है तो c का मान क्या होगा? दिया गया सदिश है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं दिया गया सदिश क्या? एकांक है, यानी एकांक है। एकांक सदिश आप पढ़े थे कि वह सदिश जिसका परिमाण 1 के बराबर हो। तो सदिश का मान दिया गया का मान लेते हैं, तो मान लिया सदिश दिया गया है वेक्टर a बराबर 0.6 i के प्लस 0.8 j के प्लस c के, ये दिया गया सदिश है। करा इसका परिमाण एकांक है, माने एकांक सदिश है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या कि एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 हो, तो यही किसके बराबर है? 1 के बराबर। अब इसका हम परिमाण निकाल लें, तो इसका परिमाण आप निकालेंगे तो लिखेंगे क्या? मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a। परिमाण निकालने के लिए फार्मूला भी आप लिख पढ़े कि अंडर रूट ax² प्लस ay² प्लस az²। तो यहाँ पर देख रहे हैं ax के स्थान पर क्या है? 0.6, ay के स्थान पर क्या? 0.8 और az के स्थान पर क्या है? c। इसी c की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ से a बराबर आप लिखते हैं क्या? अंडर रूट ax² प्लस ay² प्लस az²। कह रहा है इसका परिमाण 1 है, तो मान इसकी वैल्यू होगी क्या? 1 के बराबर होगी। तो ax का मान आप समीकरण पढ़े थे, a वेक्टर a बराबर ax i के प्लस ay j के प्लस az k के। ax के स्थान पर क्या? 0.6, तो इसमें वैल्यू रख दें, ये हो जाएगी कितना? 0.6 का स्क्वायर प्लस ay की वैल्यू रख देंगे 0.8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा c। अगर इसका परिमाण एकांक है, एकांक सदिश है, 1 है, तो ये हो जाएगा क्या? बराबर 1। वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 0.36 प्लस 0.64 प्लस c² बराबर क्या? 1। इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस c² इक्वल टू 1 या
वर्गमूल ले लेंगे, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, अर्थात c का मान आपको मिल गया क्या 0। माने ये जो दिया गया सदिश आपका है यह x अक्ष के साथ y अक्ष के साथ, लेकिन z अक्ष के साथ इसका जो परिमाण है वो कितना है 0 है। माने यह सदिश हमारा केवल x और y अक्ष की दिशा के साथ स्थित है, j k कैप की दिशा में इसका मान क्या है 0 है, यानी k कैप का परिमाण आपको मिल गया क्या 0। माने c का मान 0, तो c क्या है x z अक्ष के साथ एकांक z अक्ष के साथ इसका परिमाण है, और परिमाण का मान कितना होगा 0 के बराबर होगा।